हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सवेरा कहानी पर। अगर आपको डार्क रोमांस, पागलपन वाली मोहब्बत, खरूस बॉस और नटखट हीरोइन वाली कहानियाँ पसंद है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ प्यार भी थोड़ा खतरनाक है और वेदांश राठौर का गुस्सा तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक। और हाँ, अगर आपने इस कहानी का पिछला भाग मिस कर दिया है तो पहले उसे जरूर देख लीजिए, वरना मन्नत की तरह आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि ये आदमी मुझे घूर क्यों रहा है। तो चलिए अब बिना देरी किए चलते हैं मन्नत और वेदांश की उस प्यारी, तकरार भरी और दिल धड़काने वाली दुनिया में। तो शुरू करते हैं मन्नत एक जुनून भाग 15। सिंगापुर। सहानी का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह क्लासरूम के शोर शराबों के बीच अपनी फाइलों को तरतीब से लगाने की कोशिश कर रही थी। पूरी क्लास में एक अजीब सी बेचैनी थी। हर कोई उस मिस्टीरियस प्रोफेसर का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक क्लासरूम के दरवाजे पर एक साया उभरा। कमरे का तापमान जैसे एकदम से गिर गया। एक अजीब सी खामोशी छा गई। वह शख्स सधे हुए कदमों से अंदर आया और सीधे प्रोफेसर की कुर्सी पर बैठ गया। सहानी अभी भी अपनी फाइलों में उलझी थी, पर उसे महसूस हुआ कि कोई उसे बहुत गहरी और चुभती हुई नज़रों से देख रहा है। जैसे उसने अपनी पलकें उठाई, उसके हाथ से पेन छूट गया। ये तो वही है। उसके दिमाग में एक धमाका सा हुआ। यह वही नीली आंखों वाला शख्स था जिससे वह कॉरिडोर में टकराई थी और जिसे वह अंधा और बदतमीज कहकर आई थी। सहानी ने मुश्किल से अपना थूक निगला। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? ये प्रोफेसर हैं, अब तो पक्का ये मुझे फेल कर देंगे। गुस्से में मैंने क्या क्या बक दिया था। प्रोफेसर ने सहानी से नज़रें हटाई और बोर्ड की तरफ मुड़ गए। उन्होंने बड़े ही सधे हुए और प्रोफेशनल अंदाज में लेक्चर देना शुरू किया। पूरी क्लास उनकी आवाज़ और उनकी नॉलेज के जादू में थी, पर सहानी के मन में डर का सैलाब था। लेक्चर खत्म हुआ। एक एक करके सब असाइनमेंट जमा कर बाहर निकलने लगे। सहानी ने भी डरते डरते अपनी फाइल मेज पर रखी और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी एक भारी और ठंडी आवाज़ गूंजी, मिस सहानी राठौर। सहानी के कदम जहाँ के तहाँ जम गए। बाकी बच्चे बाहर जा चुके थे। वह धीरे से पलटी। प्रोफेसर अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर बैठा था। आंखों में वही खतरनाक चमक थी। क्या हुआ? डर लग रहा है कि कहीं मैं आपको फेल ना कर दूं? उसने एक तिरछी मुस्कान के साथ पूछा। सहानी ने घबराहट में हकलाते हुए कहा, आई एम सॉरी। मुझे नहीं मालूम था कि आप प्रोफेसर हैं। जो भी हुआ वह एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। प्लीज़ इसे पर्सनल इशू मत बनाइएगा। मैंने बहुत मेहनत की है और मैं हर साल टॉप करती आई हूँ। यह मेरा फाइनल ईयर है और इसके बाद मुझे अपने भाई की कंपनी ज्वाइन करनी है, डोमिनियन एंटरप्राइजेस। आपने नाम तो सुना ही होगा। डोमिनियन एंटरप्राइजेस का नाम सुनते ही उस प्रोफेसर की मुट्ठी मेज के नीचे कस गई। उसके चेहरे पर एक गहरी और रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। वह गंभीर आवाज़ में बोला, भला डोमिनियन एंटरप्राइजेस को कौन नहीं जानता? वर्ल्ड फेमस है। उसने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। और आप भाई की बात कर रही हैं, तो क्या आप मिस्टर वेदांश राठौर की बहन हैं? सहानी के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई। उसे लगा शायद भाई का नाम काम कर गया। जी सर, मैं वेदांश राठौर की इकलौती बहन हूँ। क्या आप उन्हें जानते हैं? प्लीज़ सर, अब तो आप मुझे फेल नहीं करेंगे ना? प्रोफेसर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि सहानी उसकी आंखों में उभरते नफरत के भाव ना देख सके। उसने बहुत धीरे से बुदबुदाया, उन्हें कौन नहीं जानता? वे दुनिया में ही नहीं, मेरे दिल में भी बहुत फेमस है। उनके पास मेरी एक बहुत कीमती चीज़ है और उसी को तो मैं वापस लेने आया हूँ। सहानी ने चेहरा सिकोड़ते हुए पूछा, सर कुछ सुनाई नहीं दिया, आप कुछ कह रहे हैं क्या? प्रोफेसर पलटा। अब उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। हाय, मेरा नाम है सिद्धार्थ रायचंद और मैं सिर्फ आपका प्रोफेसर नहीं बल्कि आपके भाई का होने वाला बिजनेस पार्टनर भी हूँ। सहानी की आंखें फैल गई। क्या आप भाई के साथ डील करने वाले हैं? सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली और सहानी की आईडी कार्ड को अपनी जेब में महसूस करते हुए कहा, हाँ, बहुत जल्द। एक ऐसी डील जो पिछले 3 सालों से रुकी हुई है, लेकिन लगता है अब हो ही जाएगा। फिर उसने गहरी आवाज़ में कहा, तो फिर आपको फेल करने की तो कोई वजह ही नहीं बनती है मिस सहानी।
आखिरकार आपके भाई के साथ मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डील करने वाला हूँ। इस नाते हमारा भी तो एक रिश्ता बन ही गया है ना? सहानी ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच सर, और प्लीज़ मुझे सहानी ही कहा कीजिए। ठीक है सहानी, पर इसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। सिद्धार्थ की आवाज़ में अचानक आई गंभीरता ने सहानी को चौंका दिया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने उलझन में पूछा, बदले में? मैं कुछ समझी नहीं सर। सिद्धार्थ ने हल्का सा हंसते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की। अरे समझना क्या है, कॉलेज में मैं सिद्धार्थ हूँ, आपका प्रोफेसर, पर कॉलेज के बाहर हम दोस्त तो बन ही सकते हैं। आखिर इतने बड़े बिजनेस पार्टनर बनने जा रहे हैं तो दोस्ती तो होनी ही चाहिए। सहानी को सिद्धार्थ का यह अंदाज पसंद आया। वह वेदांश की बहन थी, निडर और बेबाक। उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल, मुझे अच्छा लगा आपसे दोस्ती करके। थैंक यू, मिलते हैं बाद में। सहानी अपनी फाइलें लेकर चहकते हुए क्लासरूम से बाहर निकल गई। जैसे ही उसकी आवाज़ गलियारे में धुंधली हुई, सिद्धार्थ के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसने अपनी जेब से सहानी का आईडी कार्ड निकालकर उसे मेज पर पटक दिया। उसकी आंखें अब बर्फीली ठंडी थी। उसने अपने कोट के बटन खोले और खिड़की के बाहर देखते हुए बेहद कड़वाहट से बुदबुदाया, दोस्ती? सिद्धार्थ रायचंद दोस्ती भी अपनी औकात देखकर करता है और सिर्फ औकात वालों से ही करता है। उसने सहानी के असाइनमेंट पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी उंगलियों से कुरेदने लगा। सहानी, मैं तुम्हें टॉप नहीं करवा रहा हूँ, बल्कि मैं उस सल्तनत में घुस रहा हूँ जिसे भेदना हर किसी के बस की बात नहीं है। वेदांश राठौड़ ने जिस किले को अपनी कामयाबी से बनाया है, अब वक्त आ गया है कि उस किले को ढा दिया जाए। फिर वह कुछ सोचकर तेजी से क्लासरूम से बाहर निकला और गलियारे में जाती सहानी को आवाज़ दी, सहानी रुकिए। वह मुड़कर देखी और सवालिया नज़रों से पूछी, क्या बात है सर, कुछ और बाकी है क्या? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया जिसमें उसका आईडी कार्ड था। यह आपका आईडी कार्ड शायद जब हम टकराए थे तब गिर गया था, संभाल कर रखिए। सहानी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। ओह थैंक यू सिद्धार्थ, मैं तो भूल ही गई थी। वह जैसे ही पलटने लगी, सिद्धार्थ ने उसे फिर रोका। इस बार उसकी आवाज़ में एक अजीब सी संजीदगी थी। सहानी, एक और बात, मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच जो भी बातें हुई हैं वो फिलहाल हमारे बीच ही रहे। आई मीन सीक्रेट। सहानी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सीक्रेट क्यों? सिद्धार्थ ने बहुत ही सलीके से बात को घुमाते हुए कहा, देखिए आपके भाई मिस्टर वेदांश राठौर बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं। मैं उन्हें अपने काम और अपनी काबिलियत से इम्प्रेस करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि उन्हें जरा भी ऐसा लगे कि मैंने उनके पास पहुँचने के लिए उनकी बहन के नाम का इस्तेमाल किया है। मेरा अपना एक तरीका है काम करने का, तो क्या आप हमारी दोस्ती और इस मुलाकात की बात उन तक नहीं पहुँचाएंगी? बतौर प्रोफेसर भी मैं यही चाहूँगा और बतौर दोस्त भी। सहानी को उसकी बात में लॉजिक लगा। उसे लगा सिद्धार्थ स्वाभिमानी इंसान है। उसने हंसते हुए कहा, डोंट वरी मिस्टर सिद्धार्थ, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं कि छोटी छोटी बातें अपनी भाई को बताती रहूं। वैसे भी उनके पास फालतू वक्त नहीं है, इसलिए मिलते हैं बाद में। वह वहाँ से चहकती हुई चली गई, पर उसके पीछे सिद्धार्थ की मुस्कान अब एक खौफनाक रूप ले चुकी थी। उसने अपनी उंगलियां चटकाई और उसकी नीली आंखों में नफरत का लावा उबलने लगा। बस वेदांश राठौड़, थोड़ा और वक्त, तुम्हें इंतज़ार करवाने के बाद अब मैं तुम्हारी ही बहन के साथ इंडिया लौट रहा हूँ। मैं तुम्हारी लाइफ में वापस करने के साथ साथ उस इंसान की लाइफ में लौट रहा हूँ जिसे असल में मेरे पास होना चाहिए था। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। अब आएगा मज़ा वेदांश राठौर। वही मन्नत अभी भी वेदांश के मुड़ने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वेदांश वैसे ही जड़ बनकर खड़ा था। उसकी पीठ मन्नत की तरफ थी और नज़रें सामने फैले शहर पर टिकी थी। कमरे में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। कुछ पल ऐसे ही गुजर गए। मन्नत ने धीरे से अपने पर्स को और कसकर पकड़ लिया। उसके मन में डर बढ़ता जा रहा था। वह मन ही मन बुदबुदाई, क्या हो गया है आज सर को? लूना ने तो कहा था कि खुद इन्होंने कहा है कि मैं आराम से ऑफिस आऊँ, फिर अब तक मेरे किसी सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? हे माता रानी, कहीं मुझे नौकरी से निकाल तो नहीं देंगे? पहले ही दिन लेट हो गई हूँ। इतनी खामोशी तो और मुझे डराती है। वहीं वेदांश खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसके लिए इस पल सबसे मुश्किल चीज़ थी
उन आँखों का सामना करना जो उसे पहचानती ही नहीं थी। उसका दिल भीतर से भारी हो चुका था। जी कर रहा था कि पलटे मन्नत को अपनी बाहों में भर ले और उसे सब कुछ बता दे कि वह कौन है। 3 साल पहले उनकी दुनिया कैसी थी। वो सिर्फ उसका बॉस नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया है। लेकिन तभी लूना की आवाज़ उसके कानों में गूंज उठी। हम उन्हें ज़बरदस्ती कुछ भी याद नहीं दिला सकते हैं किंग। अगर उनके दिमाग पर जरा सा भी स्ट्रेस पड़ा तो वह पागल हो सकती हैं। बस वही शब्द उसके कदम रोक गए। उसने कसकर अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और धीरे धीरे पलटा। जैसे वो मुड़ा, दोनों की नज़रें टकरा गई। मन्नत की आंखों में घबराहट थी, जबकि वेदांश की नज़रें अपनी ही मन्नत में खुद को ढूंढ रही थी। लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया। अचानक उसका संयम टूट गया। वही मन्नत कुछ बोलती उससे पहले ही वेदांश तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा और अगले ही पल उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मन्नत का पूरा शरीर सिहर उठा। उसके हाथ पर्स पर और कस गए। उसकी सांसें अटक गई। वेदांश उसे ऐसे पकड़े हुए था जैसे बरसों बाद अपनी जिंदगी को छुआ हो। उसकी टूटी हुई आवाज़ मन्नत के कानों में पड़ी, जान। उस एक शब्द में इतना दर्द था कि मन्नत की आंखें हैरानी से फैल गई। वेदांश की आवाज़ काँप रही थी। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, सब मेरी गलती है। हर बार मैं आपको बचाने में फेल हो जाता हूँ। नफरत होती है मुझे खुद से। क्यों मैंने आपकी बात मान ली? क्यों आपकी कसम ने मुझे रोक दिया? अगर उस दिन खुद को ना रोका होता तो आज आपको सब कुछ याद होता। उसकी पकड़ और कस गई। मैं ढूंढना चाहता था आपको, बहुत ढूंढना चाहता था, लेकिन पहली बार डर गया था। डर था कि अगर आपकी कसम तोड़ी तो कहीं आपको हमेशा के लिए ना खो दूं। लेकिन नहीं जानता था कि वही डर मुझे सच में आपसे हमेशा के लिए दूर कर देगा। आपकी यादें चली गई और उसका जिम्मेदार मैं हूँ जान। मैं ही हूँ आपका सब कुछ, आपका प्यार। प्लीज़ लौट आइए। कह दीजिए कि आपको मुझे प्यार करने के लिए यादों की ज़रूरत नहीं है। आपकी धड़कनें मुझे महसूस करती है ना? जैसे जैसे वेदांश बोल रहा था, मन्नत की सांसें भारी होने लगी। उसका सिर दर्द से फटने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी, जैसे वो अपने अतीत में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो। ढूंढ, बस ढूंढ, उसने बहुत धीरे से पूछा। आप सच कह रहे हैं? आप मुझे जानते हैं और मैं भी आपको जानती हूँ। वेदांश ने बिना देर किए कहा। हाँ जान, मैं आपको जानता हूँ। बहुत प्यार करती थी आप मुझसे और आप तो मेरी जान हैं। बस इतना सुनना था कि मन्नत ने अपने अतीत में खुद को और जोर से ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जितना वो कोशिश करती उतना ही उसका सिर भारी होता जा रहा था। अचानक उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वेदांश को महसूस हुआ कि उसकी बाहों में मन्नत का शरीर ढीला पड़ रहा है। उसका दिल धक से रह गया। जान! मन्नत उसकी बाहों में बेहोश हो चुकी थी। वेदांश घबराकर उसे और कसने ही वाला था कि अचानक सर, मन्नत की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। वेदांश की आंखें झटके से खुली। उसने तेजी से सामने देखा। सब कुछ वैसा ही था। मन्नत अपनी जगह पर खड़ी थी और उसे ही देख रही थी। वह अब भी विंडो के पास खड़ा था। उसने कुछ किया ही नहीं था। वह बस सिर्फ उसका डर था, उसका वो खौफ जो उसे अंदर से तोड़ रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें भारी हो गई थी। उसने पहली बार महसूस किया कि अगर उसने जल्दबाजी की, अगर उसने मन्नत पर जरा सा भी दबाव डाला तो वह सच में उसे हमेशा के लिए खो सकता है। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी उंगलियों की नसें साफ उभर आई थी। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। वही मन्नत अभी भी घबराई हुई खड़ी थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उसका यह खड़ूस बॉस कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। उसने हिम्मत करके फिर धीरे से कहा, आई एम सॉरी सर, आज मेरा पहला दिन था इसलिए लेट हो गया, लेकिन पक्का वादा है कल से बिल्कुल भी लेट नहीं रहूँगी, ऑन टाइम आ जाऊँगी। वह जल्दी जल्दी बोले जा रही थी। मैं आज ही आपका पूरा शेड्यूल नोट कर लूँगी। आप कितने बजे ऑफिस आते हैं, किस दिन आते हैं और किस दिन नहीं आते, सब कुछ, ताकि आगे से ऐसी गलती ना हो। लेकिन तभी वेदांश के कदम उसकी तरफ बढ़ने लगे। मन्नत की धड़कन एकदम तेज हो गई। उसकी आंखें फैल गई। हे माता रानी, उसने मन ही मन बुदबुदाया, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? कब से मैं माफ़ी मांग रही हूँ और ये बस मेरे पास आए जा रहे हैं। उसका गला सूखने लगा
और इनके हर कदम के साथ मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो रही है। वो धीरे धीरे पीछे हटती जा रही थी और वेदांश उतनी ही धीमी लेकिन भारी चाल से उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। उसकी गहरी नज़रें सिर्फ मन्नत पर टिकी थी, ऐसी नज़रें जैसे बरसों बाद किसी खोई हुई चीज़ को देख रहा हो। मन्नत ने घबराकर फिर कहा, सर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आज कुछ हुआ है क्या? आपने मौन व्रत रखा है क्या? वो खुद ही अपनी बात पर हल्का सा हंसने की कोशिश कर रही थी ताकि माहौल हल्का हो जाए, लेकिन उसकी आवाज़ में घबराहट साफ थी। देखिए सर, मैं पहले ही सॉरी बोल चुकी हूँ, और वैसे भी आपने ही तो लूना को भेजकर कहा था कि मैं आराम से ऑफिस आ सकती हूँ। आपने कहा था ना कि आप शाम तक आने वाले हैं, इसलिए मुझे जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है। वह लगातार पीछे हट रही थी। हाँ मानती हूँ, मुझे आपके ऑफिस आने से पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं 2-3 घंटे ही तो लेट हुई हूँ। अचानक वो खुद ही रुक गई। उसने धीरे से अपने होठ काट लिए। हे माता रानी, 2-3 घंटे ही? अब तो उसकी खुद की बात सुनकर उसे शर्म आने लगी। वह जल्दी से बोली, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ सर कि गलती हो गई, लेकिन प्लीज़ ऐसे मेरे पास मत आइए ना, दूर खड़े होकर भी तो बातें कर सकते हैं ना। मन्नत बोले जा रही थी और वेदांश बस उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। अब वो पीछे हटते हटते सीधे अपनी डेस्क से टकरा गई। उसकी सांस अटक गई। अब पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी और वेदांश ठीक उसके सामने आकर रुक गया। मन्नत ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर भींच ली। उसके चेहरे के मासूम भावों को देखकर वेदांश के होठों पर एक मीठी सी मुस्कान आई, पर अगले ही पल उसने उसे छुपा लिया और अपनी सर्द आवाज़ में बोला, अपनी आंखें खोलिए मिस मन्नत। मन्नत ने धीरे से अपनी एक आंख दबाकर दूसरी आंखें खोली। वेदांश के चेहरे को इतने करीब देख उसका गला सूखने लगा। वहीं वेदांश की गहरी नज़रें जैसे उसे भीतर तक भेद रही थी। वह इतना करीब खड़ा था कि मन्नत को उसकी सांसों की गर्माहट तक महसूस हो रही थी। उसने ज़बरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की और धीमे से बोली, बस 2-3 घंटे ही तो लेट हुई हूँ सर, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसकी आवाज़ खुद उसका साथ नहीं दे रही थी। और आप मेरे इतने करीब रहेंगे ना तो सच में मेरी सांसें अटक जाएंगी। तो क्या आप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं? वेदांश उसकी बात सुनकर भी नहीं रुका, बल्कि वह और भी करीब आ गया। मन्नत घबराकर पीछे झुकने लगी। पीछे सिर्फ डेस्क थी। अगले ही पल वेदांश ने अपने दोनों हाथ डेस्क के दोनों किनारों पर टिकाए और पूरी तरह उसके ऊपर झुक गया। मन्नत की धड़कन जैसे सीने से बाहर निकलने लगी। उसे लगा अगर वह और थोड़ा पीछे झुकी तो सीधे डेस्क पर ही गिर जाएगी। वहीं वेदांश धीरे धीरे उसके कान के बिल्कुल पास आया। उसकी गर्म सांसें मन्नत की गर्दन को छू रही थी और उसी पल मन्नत को पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसने कसकर अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। उसकी हार्ट बीट इतनी तेज हो चुका था कि उसे खुद अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। वेदांश ने उसके कान के पास बेहद धीमी लेकिन भारी आवाज़ में कहा, ये मेरा ऑफिस है मिस मन्नत, आपका फेवरेट प्लेस नहीं। यहाँ 2-3 सेकेंड की देरी भी बर्दाश्त नहीं की जाती, और आप तो 2-3 घंटों की बात कर रही हैं। वह एक पल के लिए रुका, मन्नत के शरीर की कपकपी को महसूस किया और फिर बोला, आप भूल रही हैं कि इस साम्राज्य में सिर्फ मेरा राज चलता है। यहाँ तक कि आपकी इन चलती हुई सांसों पर भी मेरा ही हक है। मन्नत के शरीर में जैसे बिजली का एक तेज झटका लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह डर था या कोई पुराना अनजाना खिंचाव। वेदांश का इतनी नज़दीक होना उसे बेचैन कर रहा था, पर वह उससे दूर भी नहीं भाग पा रही थी। उसका दिल जैसे सीना चिरकर बाहर आ जाना चाहता था। तभी वेदांश थोड़ा और झुका और उसके शब्द मन्नत की रूह तक पहुँच गए। तो इतनी बड़ी देरी की पनिशमेंट तो मिलेगी ना आपको। पनिशमेंट का नाम सुनते ही मन्नत की आंखें फटी की फटी रह गई और अगले ही पल वो बच्चों की तरह मुंह बना ली। उसका चेहरा पूरा रुआसी हो गया था। वह तुरंत बोली, सर आप मुझे पनिशमेंट कैसे दे सकते हैं? ये तो सरासर गलत बात है। आपने ही लूना को भेजकर कहलवाया कि मैं आराम से ऑफिस आऊँ, और जब मैं आराम से आई तो अब आप मुझे सज़ा देने की बात कर रहे हैं। भला खुद ही फंसाकर ऐसा कौन करता है? प्लीज़ पहली गलती समझकर माफ़ कर दीजिए, और सच पूछिए तो इसमें आपकी भी गलती है, तो सज़ा आपको भी मिलनी चाहिए। मेरी गलती? वेदांश की भवें सिकुड़ गई।
उसकी आवाज़ में एक भारीपन था, पर मन्नत के इस अंदाज ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। उसने अपनी पकड़ डेस्क पर और मजबूत कर ली, पर अब उसकी गहरी नज़रें मन्नत के बोलते हुए होठों पर टिक गई। मन्नत ने एक गहरी सांस ली और अब वो डेस्क पर टिक कर आराम से बैठ गई। उसे अपनी लंबी चौड़ी शिकायतों की लिस्ट जो सुनानी थी। वेदांश अभी भी उसके ऊपर झुका हुआ था। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी, पर मन्नत अपनी ही धुन में थी। वो क्या है ना सर, ना आप मुझे होटल में इतना अच्छा खाना खिलाते, ना मैं आपकी आलीशान कार में बैठती, ना मुझे वहाँ एसी की ठंडी ठंडी हवाएं लगती, और ना मैं इतनी गहरी नींद में जाती। और नींद भी ऐसी वैसी नहीं सर, सीधे दोपहर के 3 बजे खुली मेरी आँख। भला बताइए इतनी देर तक कौन सोता है? इसलिए जितनी गलती मेरी है उतनी ही आपकी भी है। मन्नत ने बड़ी मासूमियत से अपनी बात पूरी की और वेदांश की आंखों में आंखें डालकर एक डील पेश की। तो मैंने आपकी गलती माफ़ कर दी, अब आप भी मेरी गलती माफ़ कर दीजिए। पहली गलती तो भगवान भी माफ़ कर देता है सर। नहीं नहीं, भगवान तो सारी गलतियां माफ़ कर देता है, पर आप तो कम से कम पहली वाली माफ़ कर ही सकते हैं ना सर। वेदांश खामोश था। वह मन्नत के चेहरे के हर उतार चढ़ाव को पढ़ रहा था। उसका जी चाह रहा था कि इस मासूमियत पर अपना सब कुछ वार दे। मन्नत की इन टेढ़ी मेढ़ी बातों ने उसके सख्त चेहरे पर एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान दी, जिसे उसने तुरंत छिपा लिया। वह उसके और करीब आया। उसके होठ मन्नत के कान के इतने करीब थे कि उसकी हर सांस मन्नत की गर्दन पर बिजली बनकर गिर रही थी। उसने बहुत ही धीमी, लगभग फुसफुसाती हुई आवाज़ में कहा, फिर तो पनिशमेंट और भी बनती है मिस मन्नत, क्योंकि मेरी वजह से मेरी ही पीए ऑफिस लेट पहुंची है, वो भी पहले दिन। मन्नत की आंखें हैरानी और एक अनजाने डर से फैल गई। उसने महसूस किया कि वेदांश की पकड़ डेस्क पर और भी मजबूत हो गई है। वह पूरी तरह उसके साए के नीचे थी। वेदांश ने अपनी बात जारी रखी। उसकी आवाज़ में अब एक अजीब सा अधिकार था। मेरी गलती की सज़ा भी आपको ही भुगतनी होगी, क्योंकि आपने मुझे इतना मजबूर कर दिया मिस मन्नत कि मैं आपको ऑफिस आने से रोकूं। तो फिर अब आप तैयार हो जाइए। मन्नत ने मन ही मन वेदांश को कोसना शुरू कर दिया। खरूस कहीं का, बिना पनिशमेंट दिए मानेंगे नहीं। खुद ही होटल ले गए, खुद ही लेट कराए, और अब सज़ा भी मुझे ही भुगतनी पड़ेगी। हे माता रानी, बचा लेना इनसे। वह अपनी सांसें रोके वेदांश के फैसले का इंतजार कर रही थी। उसे लगा था कि शायद वह उसे पूरी रात ऑफिस में रुककर फाइलें अरेंज करने को कहेगा या फिर उसकी सैलरी काट लेगा। तभी वेदांश थोड़ा और करीब झुका और बेहद धीमी, मदहोश कर देने वाली आवाज़ में बोला, आपकी पनिशमेंट ये है मिस मन्नत। मन्नत की सांसें जैसे हलक में अटक गई थी। उसने डर के मारे अपनी आंखें मूंद ली, पर अगले ही पल वेदांश एक कदम पीछे हटा और बिल्कुल कैजुअल अंदाज में अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए बोला, आज हम फिर से होटल चलेंगे रात का खाना खाने के लिए, और इस बार मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा कि आपको नींद कैसे आती है। मन्नत की आंखें झटके से खुली और वो हकी बकी होकर उसे देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सजा है या फिर कुछ और ही प्लान है इनका। क्या फिर से होटल? पर सर, ये सजा कैसे हुई? ये तो आप मुझे फिर से खिलाने ले जा रहे हैं। वेदांश के चेहरे पर एक तिरछी और रहस्यमयी मुस्कान आई। उसने मन्नत की आंखों में आंखें डालकर बोला, सजा ये नहीं है कि आप खाना खाएंगी, सजा ये है कि आज रात आपको सोना नहीं है। जब तक मैं जागूंगा आपको मेरे साथ जागना होगा। मैं देखूंगा कि आप अपनी नींद पर कितना कंट्रोल कर सकती हैं। मन्नत का मुंह खुला का खुला रह गया। वह मन ही मन सोचने लगी, ये इंसान है या पहेली? होटल ले जाकर जगाने की सज़ा दे रहे हैं। कहीं ये मुझे पागल तो नहीं कर देंगे, या इनका इरादा कुछ और ही तो नहीं है? ठरकी कहीं के। वह शक भरी निगाह से उसे देखने लगी। वहीं वेदांश ने डेस्क से एक भारी फाइल उठाई और उसे मन्नत की ओर बढ़ाते हुए बड़े ही शांत आवाज़ में कहा, तब तक आप इसे कंप्लीट कीजिए, क्योंकि डिनर पर तो हमें रात में जाना है ना? मन्नत ने एक बार फिर मासूमियत से अपना मुंह बनाया, फाइल ली और अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस सज़ा पर गुस्सा होना चाहिए या खुश। वही वेदांश अपनी चेयर पर आराम से पीछे टिक गया, लेकिन उसकी नज़रें बार बार मन्नत पर ही टिक जा रही थी। उसकी आंखों में वही गहराई थी, वही बेचैनी, जैसे वो हर सेकेंड खुद को रोक रहा हो। वह बिना पलके झपकाए उसे देख रहा था।
जैसे वह उसकी आंखों से कहीं ओझल ना हो जाए। वही मन्नत फाइल खोलकर बैठी थी, लेकिन बीच बीच में चोरी छुपे वेदांश को देख भी लेती। सच में कितना अजीब आदमी है। वहीं दूसरी ओर ऑफिस के गलियारों में अंगद राठौर की हालत किसी घायल शिकारी जैसी थी। वह अजीब तरीके से बेचैन था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वह पूरे ऑफिस में मन्नत को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। वह खुद से बुदबुदाया, वह पक्का मन्नत ही थी। काफ़ी बदली हुई लग रही थी, लेकिन चेहरा तो हूबहू मन्नत जैसा ही था। पर वो है कहाँ? पूरा फ्लोर छान मारा मैंने। अंगद ने अपनी तेज धड़कनों को काबू करने की कोशिश की, पर उसकी नज़रों के सामने सिर्फ 3 ही फ्लोर बचे थे। वेदांश का टॉप फ्लोर, मयंक का फ्लोर और कबीर का फ्लोर। उसने दिमाग दौड़ाया, कबीर का फ्लोर तो हमेशा खाली रहता है। वह शेखावत एंटरप्राइजेज ही संभालता है। यहाँ तो वह सिर्फ ज़रूरी मीटिंग्स के लिए आता है, तो वह वहाँ नहीं जाएगी। और मयंक? नहीं, उसके पास भी जाने का सवाल नहीं उठता है। तो फिर टॉप फ्लोर, लेकिन वहाँ जाने की इजाज़त तो किसी को भी नहीं है। मेरे लिए भी वहाँ जाना मुश्किल है। तभी उसे एक ख्याल आया। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। पूरी ऑफिस के लोगों ने तो उसे देखा ही होगा, किसी न किसी ने तो उसे अंदर आते देखा होगा। यह सोचते वह तेजी से रिसेप्शन की तरफ बढ़ा। वहीं पूरे ऑफिस का भी माहौल अजीब सी हलचल और दबी हुई खुशियों से भरा हुआ था। हर फ्लोर पर धीमी धीमी फुसफुसाहटें चल रही थी। किसी के चेहरे पर हैरानी थी तो किसी के चेहरे पर डर। कई पुराने एम्प्लॉयज़ तो अभी तक शौक से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। एक कोने में कुछ स्टाफ्स आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। यार, अगर वो सच में मन्नत मैम थी तो हमें ऐसे अजनबियों की तरह क्यों देख रही थी? दूसरे ने तुरंत कहा, हाँ वही तो। और देखा तुमने, वो हम सबको देखकर कितनी कंफ्यूज हो रही थी। तीसरे ने धीरे से कहा, लेकिन एक बात है, चेहरा तो उन्हीं का था, बस पूरा आउटलुक बदल गया है। पहला फिर बोला, लेकिन वह लौट आई है, फिर भी बॉस बहुत शांत है। कोई खुशी नहीं, कोई जश्न नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर चल क्या रहा है? तभी दूसरा थोड़ा गंभीर होकर बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग गलत समझ रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है कि शक्ल मिलती हो बस। तीसरा तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं यार, इतना भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। उसने गहरी सांस ली। खैर, हम सब जानते हैं, अगर बॉस लौटे हैं तो वो भी लौट ही सकती हैं। कुछ सेकेंड के लिए सब खामोश हो गए। तभी एक और एम्प्लॉयज़ हल्का सा हंसा और बोला, छोड़ ना यार, उनका पर्सनल मैटर है, हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। सभी ने एक साथ सिर हिलाया। हाँ यार, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें, हमें उससे क्या है? जितना कम सोचो उतना अच्छा है। अगर बॉस को पता चला ना कि हम लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं तो आज की रात कोई घर नहीं जा पाएगा। बस इतना सुनना था कि सब तुरंत अपने अपने सिस्टम पर झुक गए और ऐसे काम करने लगे जैसे पिछले 10 मिनट से कोई बात हुई ही ना हो। वहीं दूसरी ओर लूना जैसे ही किंगडम पहुंची, उसके कदमों में पहले जैसी सहजता नहीं थी। उसके दिमाग में लगातार वही वायरस, वही रिपोर्ट्स, वही एंटीडोट घूम रहा था। अब उसे हर हाल में उस ड्रग का इलाज ढूंढना था। वह तेज कदमों से लैब की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि अचानक उसकी नज़र सामने पड़े सोफे पर गई और उसके कदम वहीं रुक गए। शिव सोफे पर बैठा था, सर झुकाए हुए, दोनों हाथ आपस में जुड़े हुए। वह बेजान सा बैठा था। उसके चेहरे की वो चमक और फुर्ती गायब थी। उसे इस हालत में देखकर लूना के दिल में एक टिस उठी। उसने आज तक शिव को इतना कमज़ोर कभी नहीं देखा था। उसने अपनी तकलीफ को दबाया और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाकर उसके पास सोफे पर बैठ गई। लूना ने धीरे से शिव का हाथ अपने हाथ में रखा और बड़े प्यार से पूछी, क्या हुआ शिव बाबू? किंग की बातें बहुत बुरी लगी क्या? शिव ने अपने इमोशंस को बहुत मुश्किल से काबू किया हुआ था। लूना की आवाज़ सुनकर उसके होठों पर एक दर्द भरी मुस्कान आई, पर उसने लूना की तरफ देखा नहीं। वह भारी आवाज़ में बोला, भला भगवान की बातें किसी भक्त को बुरी लगती है क्या लूना? लूना की अपनी आंखें भी नम हो गई। उसने शिव का हाथ थामते हुए कहा, तो फिर आप इस तरह उदास और मायूस क्यों बैठे हैं? मुझे आदत नहीं है आपको इस तरह टूटा हुआ देखने की। शिव ने एक गहरी और बोझिल सांस ली और अपनी नज़रें जमीन पर टिकाए हुए बोला, अपनी नाकामयाबी पर बैठा हूँ लूना। आज पहली बार किंग का दिया हुआ टास्क मैं समय पर पूरा नहीं कर पाया। मैं अमृता और उसकी फैमिली को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, इसलिए खुद पर गुस्सा आ रहा है।
वह थोड़ा रुका और फिर बोला, मैं अपने किंग को इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकता हूँ। क्वीन के लौट आने के बाद भी वह उन्हें गले नहीं लगा पा रहे हैं। उनकी यह हालत हम सबको अंदर से तोड़ रही है। जरा सोचो किंग पर क्या गुजर रही होगी। उन्होंने खुद को कितनी मुश्किल से संभाला होगा। यही सोचकर मन भारी हो रहा है। लूना जानती थी कि शिव के लिए वेदांत सिर्फ एक बॉस या किंग नहीं था, उसकी पूरी दुनिया था। वहीं शिव ने अपनी मुट्ठी कस ली, उसके होठ काँप रहे थे। उसने लूना की ओर देखे बिना अपनी बात जारी रखी, और आज मैं इतना बेबस हूँ कि मैं उनकी तकलीफ़ चाह कर भी कम नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने अपने किंग को कभी इतना मजबूर नहीं देखा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि दुश्मनों को मौत के घाट उतारने में उनका हाथ कभी नहीं कांपता, लेकिन अपनी क्वीन की बेबसी देखकर उनका मन कितना टूटा है वह मैंने देखा है। उसकी आवाज़ और भी भारी हो गई, जैसे यादों का कोई बोझ उसके गले में अटक गया हो। उन 3 सालों में मैंने हर पल हर सेकेंड उन्हें मरते देखा है। मैंने उन्हें टूटते हुए देखा है। वह बार बार कदम बढ़ाते थे कि एक बार, बस एक बार क्वीन का पता लगा ले। वह उनके पास दौड़कर जाना चाहते थे, लेकिन वह खुद को रोक लेते थे। मैंने उन्हें पहली बार डरते हुए देखा था। उस वक्त मैं समझ नहीं पाया कि जो दुश्मनों के लिए काल है उन्हें किस बात का डर है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि उन्हें डर था कि कहीं क्वीन की दी हुई कसम तोड़ने की वजह से वह अपनी जान को हमेशा के लिए खो ना दे। लूना आश्चर्य से शिव को देख रही थी। शिव की आंखों से अब आंसू बहकर उसके गालों पर आ गए थे, इसलिए उन्होंने खुद को ही सजा दे दी। लूना, मैंने उन्हें कभी चैन से सोते हुए नहीं देखा। वो तो हर पल दुश्मनों के सामने चले जाते थे, गोलियों के आगे सीना तान देते थे, ये सोचकर कि वो जी कर भी क्या करेंगे जब उनके साथ उनकी क्वीन ही नहीं है। लेकिन किस्मत ने शायद उन्हें इसी दिन के लिए बचाया था कि जब उनकी क्वीन सामने आएंगी तो वह उन्हें पहचान भी नहीं पाएगी। सच में किस्मत बहुत बेरहम है, मिलाकर भी उन्हें नहीं मिलाया। इसलिए बहुत तकलीफ़ हो रही है। जिस इंसान को मैंने कभी हारते नहीं देखा वह आज अपनी ही मोहब्बत के सामने हार कर खड़े हैं, और मैं, शिव की आवाज़ पूरी तरह टूट गई। मैं उन्हें टूटने से नहीं बचा पा रहा हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखों से एक आंसू लुढ़क कर नीचे गिर पड़ा। लूना का दिल कसक कर सिमट गया। उसने कभी शिव को इस हालत में नहीं देखा था। वह हमेशा शांत, मजबूत और हर परिस्थिति में खुद को संभालने वाला इंसान था, लेकिन आज वो सिर्फ अपने किंग के दर्द में बिखरा हुआ था। लूना ने अपनी आंखों की नमी पोंछा और फिर उसने होठों पर हल्की मुस्कान लाई और धीरे से बोली, लेकिन अब उनके साथ क्वीन है शिव। शिव ने धीरे से उसकी तरफ देखा। देखिएगा, जिसने भी हमारी क्वीन के साथ ये गंदी हरकत की है ना, किंग उसे ऐसी मौत देंगे कि मौत भी उसके लिए तरसेगी। उसकी आंखों में अचानक ठंडी चमक उतर आई। आप हमारे किंग को जानते हैं ना, जब वो खामोश होते हैं तबाही लाते हैं। शिव की नज़रें गहरी हो गई। लूना आगे बोली, तो हमें बस उस तबाही का इंतज़ार करना है। फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। और रही बात क्वीन की, तो आप भी जानते हैं कि उनकी मोहब्बत कैसी है। हमने मोहब्बत की बहुत कहानियाँ देखी हैं, लेकिन अपने किंग और क्वीन जैसी मोहब्बत नहीं। उसकी आवाज़ में यकीन साफ झलक रहा था। उनका एहसास, उनकी धड़कनें, उनकी किस्मत सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमारी क्वीन उन्हें ज़रूर वापस महसूस करेंगी। उनकी मोहब्बत उन्हें वापस ज़रूर लेकर आएगी। शिव कुछ पल तक उससे देखता रहा। लूना ने उसके हाथ पर हल्की थपकी दी और मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन आप ऐसे उदास मत होइए, वरना मुझे बहुत बुरा लगता है। शिव की नज़रें उसके चेहरे पर टिक गई। आज ना जाने क्यों उसे लूना का यूं पास बैठना अच्छा लग रहा था। उसके शब्दों से दिल को थोड़ी राहत मिल रही थी। तभी लूना ने माहौल हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, चलिए, कम से कम एक चीज़ तो मेरे फेवर में हुई। शिव ने हल्का सा भव्य सिकुड़ कर पूछा, क्या? लूना हंस पड़ी। आज पहली बार आप मुझे देखकर चिढ़कर भागे नहीं, जो कि हमारे रिश्ते की शुरुआत के लिए अच्छी बात है। उसकी बात सुनते ही शिव कुछ पल उसे देखता ही रह गया। फिर अनचाहे ही उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, और उसी मुस्कान के साथ उसके दिमाग में वो पहला दिन घूम गया जब लूना पहली बार किंगडम आई थी। क्योंकि लूना की ज़िंदगी भी आसान नहीं रही थी। उसका सपना सिर्फ एक था, डॉक्टर बनना। उसने अपनी मेहनत से वो सपना पूरा भी किया था। हाथों में डॉक्टर की डिग्री थी, आंखों में हजारों सपने और चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान।
लेकिन एक रात उसकी पूरी दुनिया तबाह हो गई। कुछ अज्ञात लोग उसके घर में घुस आए थे। उस रात चीखें थी, खून था और मौत का तांडव था। उसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप को मार दिया गया। लूना किसी तरह वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन दरिंदों ने उसे पकड़ लिया। फिर कब दिन हुआ कब रात उसे कुछ याद नहीं। बस इतना याद है कि एक दिन उसकी आंखें उस दुनिया में खुली जहाँ इंसानियत नहीं सिर्फ अंधेरा था, माफिया वर्ल्ड। और फिर एक दिन उसका सामना किंग से हुआ। वेदांश ने उसे उस नर्क से निकाला, उसे एक नई पहचान दी। उसने उसे अपनी बहन की तरह संभाला। उसने कहा था, तुम डॉक्टर बनना चाहती हो ना, तो बनो, डरो मत। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उन्हें मैं ढूंढ कर मारूंगा। और वेदांश ने अपना वादा निभाया। उसने उन दरिंदों को लूना की आंखों के सामने मारा और लूना से भी मरवाया, ताकि उसके दिल को सुकून मिले। बाहर की दुनिया में लूना के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए उसने किंग की दुनिया चुनी। शिव सोचते हुए बाहर आया, फिर लूना की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, मुझे याद है लूना, जब तुम आई थी तुम्हारी आंखों में सिर्फ खौफ था, लेकिन किंग ने तुम्हें लड़ना सिखाया। आज तुम हमारे किंगडम की सबसे बड़ी ताकत हो। लूना ने गहरी सांस ली और बोली, इसलिए शिव बाबू, मैं भी किंग की आंखों में फिर से वो चमक देखना चाहती हूँ जो सिर्फ क्वीन के साथ होती है, और इसके लिए मुझे वो एंटीडोट बनाना ही होगा। दोनों के चेहरे पर पहली बार एक साथ स्माइल आई थी। वहीं वेदांश के केबिन में सन्नाटा था, लेकिन मन्नत के दिमाग में शोर मचा हुआ था। वह फाइल के पन्ने पलट तो रही थी, पर उसकी तिरछी नजरें बार बार सामने बैठे वेदांश पर जा टिकती। जब से वो सीट पर बैठी थी, वेदांश ने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई थी। वह किसी मूर्ति की तरह बस उसे ही निहारे जा रहा था। मन्नत ने झुंझुलाकर मन ही मन खुद से बात करना शुरू किया, हे माता रानी, ये इंसान है या कोई हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरा? इतनी देर से मुझे घूरे जा रहे हैं, क्या इनकी आंखों में दर्द नहीं हो रहा है? एक ही चेहरा देखते देखते बोर नहीं होते क्या? अरे बॉस ना हो गए, घूरने वाले मशीन हो गए हैं। बस बटन दबाओ और घूरते जाओ। लेकिन बस बहुत हुआ। उसका पारा अब 7वें आसमान पर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो फाइल में डेटा एंट्री करे या अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभाले। आखिर उससे रहा नहीं गया। वो अपनी चेयर से झटके से उठी और सीधे वेदांश की बड़ी सी डेस्क के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, सर, ये क्या तरीका है? बात पनिशमेंट की हुई थी, घूरने की नहीं। लेकिन आप तो मुझे घूरे जा रहे हो। ऐसा भी क्या है मुझ में जो आपकी आंखें थक ही नहीं रही है? आपको पता है आपके इस लेजर बीम वाले घूरने से मैं कितनी नर्वस हो रही हूँ? मेरा फाइल में ध्यान नहीं लग रहा है। वेदांश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक भौवे उठाकर उससे देखता रहा। मन्नत का जोश और बढ़ गया। एक काम करते हैं सर, इतनी दूर से क्यों मेहनत कर रहे हैं? लाइए, मैं अपनी चेयर यहीं आपके सिर के पास लगा देती हूँ, फिर आप आराम से मुझे घूर लीजिएगा। जब आपका कोटा पूरा हो जाए और आपका मन भर जाए तो बता दीजिएगा, मैं वापस अपनी डेस्क पर चली जाऊंगी। लेकिन खबरदार, उसके बाद अगर आपने मुझे घूरा तो, क्योंकि आपके घूरने से मेरे दिल में। बोलते बोलते मन्नत अचानक रुक गई। उसका चेहरा लाल पड़ गया। वह मन ही मन घबराई। अब इन्हें कैसे बताऊं कि इनके घूरने से मेरे दिल में ऐसी गिटार बज रही है जैसे आज तक कभी नहीं बजी। उदयपुर में तो लोग घूरते थे तो मैं डर जाती थी, उनसे चिढ़ होती थी, पर यहाँ ना तो गुस्सा आ रहा है और ना चिढ़, बस एक अजीब सा करंट लग रहा है। लेकिन लगता है मैंने जोश जोश में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। मन्नत अभी अपनी सफाई देने के लिए शब्द ढूंढ ही रही थी कि अचानक वेदांश अपनी चेयर से उठा। उसका लंबा और प्रभावशाली कद जैसे ही मन्नत के सामने खड़ा हुआ, मन्नत की सारी शेरनी वाली बहादुरी एक पल में फुर हो गई। वेदांश ने बिना कुछ बोले बस एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया ही था कि मन्नत की आंखें फैल गई। उसे लगा अब तो पक्का डांट पड़ेगी। वह उल्टे पांव भागी और 1 सेकेंड से भी कम वक्त में अपनी चेयर पर जाकर ऐसे बैठ गई जैसे पिछले 5 मिनट से वहीं शांति से काम कर रही हो। वो फाइल में मुंह छिपाकर बुदबुदाते हुए, हे माता रानी, ये तो सच में डेंजरस है। खामोश रहते हैं तब भी डर लगता है, और जब हिलते हैं तो जान ही निकल जाती है। मन्नत बेटा, चुपचाप काम करो, वरना ये डिनर की जगह तुझे कच्चा चबा जाएंगे। वेदांश ने अपनी मेज पर हाथ टिकाया और हल्की सी मुस्कान दी। अपनी नजरों को मन्नत के उस डरे हुए सहमे हुए चेहरे पर टिका दिया जो अभी अभी बहादुरी दिखाकर अपनी चेयर पर दुबक गई थी। वेदांश का मन कर रहा था कि वह इस पल खुलकर हंसे।
मन्नत का यह चुलबुला और बचकाना अंदाज उसके लिए बिल्कुल नया था। 3 साल पहले वाली मन्नत शांत, शालीन और गहरी थी, लेकिन यह मन्नत तो बिजली की तरह चंचल थी। पर अगले ही पल जैसे किसी ने उसकी रूह पर खंजर चला दिया हो। वेदांश की मुस्कान गायब हो गई, उसकी पलकें भारी हो गई। उसने एक बोझिल सांस लेकर मन ही मन कहा, काश आपका यह रूप मैंने आपकी यादों के साथ देखा होता जान। कितना खुश नसीब होता मैं अगर आप मुझे पहचान कर इस तरह मुझ पर हक जताती। उसने अपनी आंखें मूंद ली। उसे याद आया कि कैसे मन्नत उसकी खामोशी को भी पढ़ लिया करती थी और आज वह उसकी आंखों के घूरने से डर कर भाग रही थी। यह फासला वेदांश को अंदर ही अंदर जला रहा था। उसने किसी तरह खुद को संभाला और भारी आवाज़ में कहा, तो फिर चले डिनर डेट के लिए। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। एक तरफ सिद्धार्थ की खतरनाक वापसी, दूसरी तरफ वेदांश और मन्नत के बीच बढ़ती हुई अनकही मोहब्बत। लेकिन असली तूफान अभी बाकी है, क्योंकि कुछ राज ऐसे होते हैं जो सामने आते ही कई जिंदगियां बदल देते हैं। तो क्या मन्नत को अपना अतीत याद आएगा? क्या वेदांश अपनी मोहब्बत वापस पा सकेगा? और सिद्धार्थ आखिर कौन है और किस कीमती चीज़ को वापस लेने आया है? मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपना कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।